Hello students, today we are going to talk about the poem Keeping Quiet by Pablo Neruda. In this poem, the poet talks about the necessity of introspection. Means किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें यह सोच विचार करना बहुत ज़रूरी है कि यह सिर्फ हमें ही फ़ायदा पहुंचाएगा या दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाएगा. And creating a feeling of mutual understanding among human beings. और हम सबको यह भावना पैदा करनी है कि हम सब एक दूसरे का सहयोग करके ही आगे बढ़ सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं. कीपिंग क्वाइट जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि शांत रहना. अब शांत क्यों रहा जाए, शांत रहने की क्या इम्पोर्टेंस है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट, what are the benefits? All this has been talked about in this poem by the poet. So let us start the poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. Here the poet suggests about a time span of time, means some period of time, you can say. Count to 12 means the time that takes to count 12, यानी 12 तक गिनने का. अब this here just it is just symbolism. This can be 12 minutes also, 12 second also, 12 month or 12 days or 12 year, any time can be there. And here the poet suggests that now we will count to 12 means to up to a fixed period of time, and in this duration we all will keep still, यानी हम इस समय में शांत रहेंगे, यानी कुछ समय के लिए हम शांत रहेंगे सारे लोग. अब here the poet in the next paragraph tells, for once on the face of the earth let us not speak in any language. Here the poet tells that let us all human beings, those who live on this planet means earth, let us all do not talk in our own mother tongue, means in any language, means because lots of people live on this planet earth and they speak variety of languages. So here poet tells that we must not talk in our mother tongue. Why? Because when we start talking in our mother tongue, जब हम अपनी मातृभाषा में बात करने लगते हैं, so it creates division, means we all are divided on the basis of our language. And the poet's motto is not to divide anyone on any basis. किसी भी आधार पर हमें लोगों को बांटना नहीं है. अब यहाँ पर अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो पहली लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन, जैसा कि वी विल काउंट टू 12. अब यहाँ पर वी विल जो है, ये दोनों वर्ड जो हैं कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहे हैं डब्ल्यू से, और इसलिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन है. और दूसरी फिगर ऑफ स्पीच है एंटीथेसिस. एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच वो होती है जहाँ पर हम दो कॉन्ट्रेरी आइडियाज़ यानी अपोजिट आइडियाज़ को एक साथ रख देते हैं, तो वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होती है एंटीथेसिस. जैसा कि पोएट कह रहा है कि काउंट टू 12 एंड वी विल कीप स्टिल, यानी हम 12 तक गिनेंगे और शांत भी रहेंगे. दोनों एक साथ नहीं हो सकते, यानी दो ये अलग अलग आइडियाज़ हैं, अपोजिट आइडियाज़ हैं कि काउंट भी करना है और शांत भी रहना है. तो इसलिए यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एंटीथेसिस है. दूसरी जो फिगर ऑफ स्पीच है इन्हीं लाइनों में, पहली लाइन फर्स्ट पैराग्राफ की पहली लाइन में, वो है एंजैम्बमेंट. एंजैम्बमेंट वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जहाँ पर कोई भी सेंटेंस जो है अगली लाइन, यानी कि एक सेंटेंस जैसे शुरू हुआ तो वो अगली लाइन तक चला जाता है, यानी 2 लाइनों में चलता है, तो वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो एंजैम्बमेंट होती है. जैसे कि पोएट कह रहा है कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. तो ये जो आइडिया है जो पहली लाइन से शुरू हुआ और दूसरी लाइन तक जा रहा है, तो यहाँ पर ये फिगर ऑफ स्पीच एंजैम्बमेंट हो गई. दूसरे पैराग्राफ में भी जो है फिर एंजैम्बमेंट आती है, जैसे कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. जी ये जो आइडिया है वो दूसरी लाइन में जा रहा है, तो यहाँ पर भी एंजैम्बमेंट फिगर ऑफ स्पीच होगी. और तीसरी लाइन जो है दूसरे पैराग्राफ की, let us stop for 1 second and not move our arms so much, यहाँ पर भी फिगर ऑफ स्पीच एंजैम्बमेंट है.
So let us see the again explanation. For once on the face of the earth, let us not speak in any language. Let us stop for 1 second and not move our arms so much. Here the poet suggests that whatever the activities we are involved in, we are not well aware about the dire consequences of these activities. That's why poet suggests that for some period of time, let us stop all the activities and sit together and think quietly about the activities we are involved in. Here the poet wants to say that what is the importance of keeping quiet. Means when we keep quiet, so we are stable. We all are at the same platform, and when we are all at the same platform, so we will develop a feeling of mutual understanding, and this is the most important feeling that leads us all to success. यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो पारस्परिक सहयोग की जो भावना है, वह लोगों के मन में तभी होगी जब वो एक साथ बैठकर विचार करेंगे कि जो भी वह कार्य कर रहे हैं वह उन सब के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं. दैट्स वाई पोइट सेज लेट अस स्टॉप फॉर 1 second एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच. यानी कि चलो हम थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं शांत होकर और अपनी सारी गतिविधियों को रोक दें, यानी सभी कार्यों को रोक दें जिन कार्यों में हम लगे हुए हैं. वाई it would be an exotic moment without rush, without engine. अब here the poet tells that when we all come together at the same platform and sit without doing any work, means without involving ourselves in any activities, that moment would be exotic. यानी वह क्षण जो है बहुत ही असाधारण होगा. यानी exotic का मतलब होता है very special, very different, असाधारण. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इसके पहले जो है हम कभी एक साथ नहीं बैठे, हमने कभी एक साथ मिलकर एक दूसरे की बेहतरी के लिए कोई विचार नहीं किया. इसलिए यहाँ पर पोइट कह रहा है विदाउट रश, विदाउट इंजन. यहाँ पर सिंबॉलिक लैंग्वेज है. विदाउट रश, विदाउट इंजन का विदाउट रश का मतलब वी विल नॉट डिवाइड आवर सेल्फ इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, नेशनैलिटी, लैंग्वेज एट्सेट्रा. यानी हम मनुष्य जो इस धरती पर रह रहे हैं, हम एक दूसरे को मतलब हम सब बांटेंगे नहीं एक दूसरे को, अलग अलग आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, नेशनैलिटी यानी राष्ट्रीयता के आधार पर. वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सर्टेन स्ट्रेंजनेस. यहाँ पर कह रहा है कि जब हम सारे एक साथ बैठकर विचार करेंगे, बिना एक दूसरे को बांटे हुए, बिना एक दूसरे को ग्रुप में रखे हुए, अलग अलग आधार पर, जैसे भाषा, रंग, कलर, यानी कि नेशनैलिटी, जाति, इन सब के आधार पर अगर हम जब नहीं बांटेंगे एक दूसरे को और एक साथ मिलकर सबके सहयोग के लिए विचार करेंगे, तो वह एक बहुत ही आनंदपूर्ण क्षण होगा हम सब के लिए, और वह एक सडन स्ट्रेंजनेस की बात होगी. अचानक हमें आश्चर्य होगा कि ऐसा जो है हमने पहले क्यों नहीं किया. यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो 3rd पैराग्राफ की दूसरी लाइन में जो है रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच है, जहाँ पर है विदाउट रश, विदाउट इंजन. यानी कि विदाउट वर्ड जो है 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए ये फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर रिपीटिशन. एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच जो है दूसरे पैराग्राफ की 3rd लाइन में है स्टॉप फॉर 1 second. Let us see the next paragraph, the 4th one. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt wouldn't look at his hurt hand. यहाँ पर भी जो है सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज़ हुआ है. फिशरमैन इन द कोल्ड सी, यहाँ फिशरमैन का मतलब है वो मनुष्य जो दिन रात मेहनत करने में लगे हुए हैं और इस बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि उनसे जो है प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है. यानी उनकी जो गलत गतिविधियां हैं, रॉन्ग एक्टिविटीज़ हैं, उनकी वजह से प्रकृति हमसे कितना नष्ट हो रही है, इस बात का अंदाज़ा उनको नहीं है. यहाँ फिशरमैन जो है सिंबॉलिक लैंग्वेज में है, सारे मनुष्यों से है. इन द कोल्ड सी यानी शांत समुद्र में जो है, यानी कि प्रकृति को जो है शांत है और हम उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं.
एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। यहाँ पर भी सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज़ हुई है। कह रहा कि एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, यानी वो मनुष्य जो धन कमाने की होड़ में लगा हुआ है, अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। यहाँ साल्ट का मतलब धन से है, कलेक्ट करना चाह रहा है, बहुत सा धन इकट्ठा करना चाह रहा है। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, यानी वो समझ पाएगा कि धन कमाने की होड़ में उसने अपने स्वास्थ्य को, उसने अपने समाज को, उसने अपने परिवार को कितना नुकसान पहुंचा दिया, यानी स्वयं को कितना नुकसान पहुंचा दिया। ये सारी चीज़ें हमें तभी पता चलेंगी जब हम एक साथ बैठकर विचार करेंगे और देखेंगे कि हम सब एक दूसरे को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कितना ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। यहाँ पोएट जिन चीज़ों के विषय में इंडिकेट कर रहा है, मीन्स वट एवर द पोएट इंडिकेटिंग अबाउट द एक्टिविटीज़, ऑल एक्टिविटीज़ लीड टू वन एंड ओनली थिंग, एंड दैट इज़ कीपिंग क्वाइट। मीन्स कीपिंग क्वाइट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बेटरमेंट एंड फ्यूचर। प्रॉमिसिंग फ्यूचर की अगर बात करें, यानी प्रॉमिसिंग फ्यूचर, उज्ज्वल भविष्य। यहाँ इस फोर्थ पैराग्राफ में जो है, जो फिगर ऑफ स्पीच है फोर्थ लाइन में, हिज हार्ट हैंड्स है, यानी एच जो कॉन्सोनेंट साउंडिंग लेटर है वो तीनों में आया है, ही एच एच एच। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एलिट्रेशन है। द नेक्स्ट पैराग्राफ इज देयर, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। यहाँ पर पोएट बता रहा है कि मनुष्य जो अपने फ़ायदे के लिए, अपने छोटे स्वार्थ के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है और प्रकृति को नष्ट कर रहा है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स का मतलब है जो प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, यानी जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, जो हमारी हरी भरी धरती है उसको नष्ट कर रहे हैं। वॉर्स विद गैस, यानी वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, यानी हवा जो है वो बहुत ही नुकसानदेह हो रही है, यानी कि विषैली हो रही है। वॉर्स विद फायर, यानी हम जंगलों को जला रहे हैं, उनको नष्ट कर रहे हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, यहाँ पर पोएट इंडिकेट कर रहा है कि हम जीत तो जाएंगे लेकिन जीतने के बाद कोई जीवित नहीं रहेगा, यानी सिर्फ एक अकेला मनुष्य बचेगा जो कि जिसके पास धन तो बहुत कुछ होगा, लेकिन उस धन को उपभोग करने के लिए उसके पास कोई बचेगा नहीं, उसके ना तो मित्र, ना रिश्तेदार, ना बच्चे, कोई भी नहीं बचेगा। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, यानी हम धन तो बहुत ज़्यादा कमा लेंगे लेकिन उसको उपयोग करने वाला कोई हमारे साथ नहीं बचेगा, क्योंकि धन कमाने की होड़ में जो है हम सारे अपने मित्रों, अपने रिश्तों को खो देंगे, त्याग देंगे। फिर पोएट कह रहा है, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। यहाँ पर पोएट इंडिकेट कर रहा है कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, यानी साफ कपड़े पहनेंगे। साफ कपड़े पहनने से मतलब है कि हम अपने सारे मतभेदों को भुला देंगे। मीन्स वी विल फॉरगेट ऑल आवर डिफरेंसेस एंड विल कम टुगेदर एंड सिट फॉर अ टाइम बीइंग एंड थिंक फॉर ईच अदर्स बेटरमेंट एंड वॉक विद देयर ब्रदर्स इन द शेड, यानी हम अपने सभी दोस्तों को, यानी सभी धरतीवासियों को एक साथ बुलाकर शांति से बैठेंगे। इन द शेड का मतलब यहाँ पर प्रोटेक्शन से है, शेड का मतलब प्रोटेक्शन से, यानी हम सब एक दूसरे की रक्षा करेंगे। ऐसी भावना हमारे अंदर आनी चाहिए और ये तभी आएगी जब हम एक साथ बैठकर विचार करेंगे। यहाँ इस पैराग्राफ में सिंबॉलिज्म का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, जैसे कि ग्रीन वॉर्स रेफर्स टू डिफॉरेस्टेशन, तो ये सिंबॉलिज्म फिगर ऑफ स्पीच है। और वॉर्स विद गैस, वॉर्स रेफर्स टू पॉल्यूशन, और वॉर्स विद फायर का मतलब हो गया यानी जंगलों को जलाने से है, और जिसकी वजह से धरती का तापमान तेज़ी से बढ़ रहा है और नए नए आधुनिक हथियार जो है हम एक दूसरे को नष्ट करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, वो सब वॉर्स विद फायर में आते हैं। सिंबॉलिज्म फिगर ऑफ स्पीच फिफ्थ पैराग्राफ की फोर्थ लाइन में भी है। क्लीन क्लोथ्स, जो ये सिंबलाइज करता है चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव का मतलब, यानी हम अपने नज़रिए में जो है बदलाव लाएंगे और एक दूसरे की भलाई के लिए विचार करेंगे।
शेड यहाँ पर जो है सिंबलाइज करता है प्रोटेक्शन को, यानी कि एक दूसरे की भलाई के लिए और बेहतरी के लिए, यानी एक दूसरे की रक्षा करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ इज देयर, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। मीन्स यहाँ पर पोएट कहना चाहता है कि उसका कहने का मतलब ये नहीं है कि सब लोग शांति से एक साथ बैठ जाएं, यानी कि सारे काम धंधे बंद कर दें, ऐसा नहीं है। विद टोटल इनएक्टिविटी, यानी सब लोग बेकार में बैठ करके समय नष्ट करें, उसका यह मतलब नहीं है। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, उसका कहने का मतलब है जीवन चलने का नाम है। मीन्स लाइफ मस्ट बी कीप गोइंग, जीवन चलता रहना चाहिए, सारी एक्टिविटी चलती रहनी चाहिए। लेकिन किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें यह विचार करना ज़रूरी है कि या वास्तव में वह हमारे लिए आवश्यक है और क्या हमारे पड़ोसियों के लिए भी वह काम फ़ायदेमंद होगा या नहीं। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, यहाँ पर पोइट कहना चाहता है कि उसका ट्रक का मतलब रिलेशन से है, यानी कि उसका मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ का मतलब जीवन चलने का नाम है और रुकने का नाम मौत है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यहाँ पर पोइट कह रहा है कि अगर हम स्वार्थी न होते, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, यानी हम अपनी जीविका चलाने के लिए स्वार्थी न होते, सेल्फ सेंटर्ड न होते, फॉर वंस and for once could do nothing, perhaps a huge silence. Means in order to earn more and more money, we lost our friends, relatives, well-wishers, and we got lots of money, but we lost our all well-wishers, friends, and relatives. And for once could do nothing, perhaps a huge silence. And there in life there comes a time when we find no one with us, because in order to earn more and more money already we have lost everything but money. Means पैसा तो है हमारे पास, लेकिन हमारे पास कोई हमारा मित्र, रिश्तेदार या शुभचिंतक नहीं बचेगा। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness, और उस समय ये जो अजीब सी शांति होगी हमारे साथ, हम शांति तो होगी लेकिन वह शांति जो है दिल को परेशान करने वाली होगी, यानी हमारे लिए वो शांति खुशी वाली नहीं होगी, वह शांति जो है हमें अंदर से परेशान करेगी। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, यानी वो जो शांति होगी वह जो है इस दुखी अवस्था को और ज़्यादा बढ़ाएगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, यहाँ पर पोइट कहना चाहता है कि हमने जो है पैसे कमाने की होड़ में अपनी सभी वास्तविक ज़रूरतों को नहीं समझा, हमने सिर्फ दूसरे को देख करके पैसे कमाने की इच्छा हुई और हमने पैसा कमाना शुरू कर दिया, यानी कि हमने यह नहीं सोचा कि वास्तव में हमारे लिए पैसा कितना महत्वपूर्ण है। और वो कह रहा है एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्स विद डेथ, और उस पैसा कमाने की होड़ में हमने जो है अपने को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया, यानी कि हम मृत्यु के करीब आ गए और उसका धन का उपयोग नहीं कर सकते जो धन हमने सब कुछ भुला करके, यानी सारे रिश्ते नाते भुला करके हमने धन कमाया। हेयर द नेक्स्ट पैराग्राफ टेल्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। यहाँ पर पोइट इंडिकेट करना चाहता है कि धरती से हम बहुत बड़ा सबक ले सकते हैं, कि धरती जो है हमें यह सिखाती है कि बिना किसी का नुकसान पहुँचाए शांति से हम कैसे अपने सारे काम कर सकते हैं और अपनी खुशी को आगे बढ़ा सकते हैं। एज द पोइट सेज दैट एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, यानी कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो सभी कुछ मरा मरा सा दिखाई पड़ता है, यानी कि ऐसा लगता है जीवन नष्ट हो गया है, और सर्दियों में भी वैसा ही होता है, लेकिन बाद में जो है वहीं से नए जीवन का उद्भव होता है, यानी नए जीवन की शुरुआत होती है। जैसे तपती धूप के खत्म होने के बाद वर्षा आती है, और खूब जब अत्यधिक सर्दी के बाद फिर बसंत ऋतु आती है, जो नए जीवन का आगमन होता है उस बसंत ऋतु में।
तो हमें धरती सिखाती है कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए कैसे हम अपने कामों को कर सकते हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब इस लास्ट पैराग्राफ में पोएट कह रहा है कि अब मैं गिनूंगा 12 तक और आप शांत रहें और मैं जा रहा हूँ, यही संदेश दूसरों लोगों को देने के लिए। मीन्स द पोएट टेल्स दैट now you have come to know about the importance of keeping quiet, so you all keep doing the same activity every day for the betterment of every human living on this planet. And now I am going to some other society, some other people, and to them also I will teach the same lesson, so that everybody would be happier and prosperous in some real sense ऑन दिस प्लानट। यहाँ इस 7th पैराग्राफ में जो है फर्स्ट लाइन में जो है पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे कि कह रहा है पोएट, अर्थ कैन टीच अस एज वेन एवरीथिंग, यानी कि अर्थ जो एक नॉन लिविंग माना जाता है उसको जो है एज ए ह्यूमन बीइंग माना गया है कि यानी कि वो हमें सिखा सकती है, पढ़ा सकती है। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन है। वेल स्टूडेंट, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. I hope you all would be benefited from this explanation. Thank you for listening me. And at the last I would like to say you that if you like the video, subscribe it, share it, like it, and must give your comments. Thank you once again.